बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू क्रॉनिकल के तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद कहूँगी। आज के वीलॉग में हम 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो ये कि जो बजट आने वाला है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी, और इसके अलावा ये कि इस बजट में आवाम को देने के लिए क्या इस गवर्नमेंट के पास कुछ मौजूद है। सेकंड, जहांगीर तरीन साहब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से अनाउंस की है, और उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया है, जो बातें की गई हैं और जो लोग उनके दाएँ-बाएँ मौजूद हैं, उससे बहुत सी लोगों के सवालात ज़हन में उठ रहे हैं। और आया उस पार्टी का सियासी मुस्तक़बिल तो बाद में, लेकिन उस पार्टी की तरफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को क्या थ्रेट हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें बड़ी तादाद में वो लोग जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन 2 चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है। सबसे पहले तो ये कि जो बजट पेश होने जा रहा है, ये जो बजट है इसको अवाम दोस्त बजट कहना चाहिए, या फिर इसको एक ऐसा बजट कहना चाहिए जो कि मुस्लिम लीग नून को बहालत मजबूरी बनाना पड़ रहा हो, क्योंकि उनके ऊपर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर आईएमएफ की तरफ से जो कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको उन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए बजट बनाना पड़ रहा है। तो पहली बात तो ये है बड़ा क्लियर कि जो आईएमएफ का बज तो पहली बात तो ये है बड़ी क्लैरिटी के साथ कि ये जो बजट आने जा रहा है इसको हम अवाम दोस्त बजट नहीं कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इस गवर्नमेंट का ये दूसरा बजट है, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का। और पहले बजट में भी इनकी तरफ से ये एक्सक्यूज़ दी गई थी कि जी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है इसलिए हम बहुत कुछ नहीं कर सके, ख़जाना खाली है, सो एंड सो, इसलिए हम बहुत ज़्यादा कुछ ऑफ़र नहीं करेंगे, लेकिन अगला बजट इससे बेहतर होगा। लेकिन इस बजट के टाइम पर जो इस वक्त सिनेरियो है इसको हमें मद्देनज़र रखना होगा। देखिए, एक आपका आईएमएफ से एग्रीमेंट है जो कि तकरीबन 9-10 माह से पेंडिंग है। ये नवंबर में होना था और नवंबर से लेके अब आपके पास जून आ गया है, ये एग्रीमेंट नहीं हो सका। फिर ये कि अगर ये 30 जून तक आईएमएफ की आपको जो अमाउंट है वो अगर नहीं मिलती और ये एग्रीमेंट नहीं हो पाता, तो वो जो अमाउंट है वो लैप्स कर जाएगी। तो वो एक और बड़ा नुकसान होगा। हालाँकि ये अमाउंट तकरीबन 2 से ढाई अरब डॉलर की है, लेकिन इससे इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर जो रेपुटेशन है पाकिस्तान की, वो उसके ऊपर बहुत स्टेक्स हैं और उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता। तो मेरा ख़्याल ये है कि आईएमएफ एग्रीमेंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन अगर हम देखें शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट को जो कि उन्होंने आज दिया, उन्होंने कहा कि जी अगर आईएमएफ से एग्रीमेंट में कोई गड़बड़ होती है या कोई मसला होता है तो कौम जो है उसके अज़ाइम बड़े मजबूत हैं। इसका मतलब ये कि एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आईएमएफ से एग्रीमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसमें बड़ा ज़रूरी है कि हम उस पॉइंट पर चले जाएं कि हमें आईएमएफ का कोई ना कोई अल्टरनेटिव देखना चाहिए। वो अल्टरनेटिव मल्टीपल हो सकते हैं। सी पैक के थ्रू हम चाइना को इंगेज कर सकते हैं। हम अपनी जो रिसोर्सेज हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो पर जा चुकी हैं, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, हमारा फूड से रिलेटेड सेक्टर है, हमारी जो और दीगर मार्केट्स हैं उसमें हम जो कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, आईटी में जो कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि उन तमाम सेक्टर्स के ऊपर हम उस तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम अगर बजट के हवाले से देखें तो हम पिछले साल के मुकाबले में इस साल कहाँ खड़े हैं। हमने इस गवर्नमेंट के हवाले से एक्सपेक्टेशंस क्या रखी थी, जो एक्सक्यूज़ेज़ दी गई इसहाक डार साहब की तरफ से। इक़्तिसादी सर्वे उन्होंने पेश किया एक रोज़ पहले, और मेरा ख़्याल है कि उन्होंने उसमें कुछ चीज़ों पे बड़ा ऑनेस्टली ट्रीट किया। उन्होंने कहा कि 0.29% जो है वो तरक्की रही, माशी शरह नमू रही, जो कि ना होने के बराबर है, लेस दैन 1% है। लेकिन उन्होंने कम से कम सच आवाम के सामने रखा। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने रखा, मुझे उस पर बड़ी हैरत है कि कहीं पर उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि इस गवर्नमेंट की ये डिफ़ीट है। उसकी वजह ये कि जब मिफ्ता साहब को निकाला गया था तो लग रहा था कि बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन बज़ाहिर वो चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र नहीं आई। वही आईएमएफ था, वही एग्रीमेंट था, वही डॉलर था जिसको ना कंट्रोल कर सके डार साहब, ना वो एग्रीमेंट करवा सके। तो मेरा ख्याल ये है कि डार साहब भी जो सोच कर आए थे प्रैक्टिकली वो उसको डिलीवर नहीं कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि इस बजट से पहले भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिरी, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कम हुई। चलिए, ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के ऊपर बोझ कम पड़ा, लेकिन फॉरेन रेमिटेंसेस आपकी कम हुई, आपकी जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो कोलैप्स हुआ, आपके दीगर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे वो आपके नीचे आए। तो बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान बहुत पीछे गया है जो पिछले 1 साल में जिनके ऊपर काम किया जा सकता था, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म पे नहीं कर रहे। इस बजट में भी, माफ़ कीजिएगा, इस बजट में भी हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे। आईएमएफ पहले ही हमें कह चुका है कि जी आपने सब्सिडीज़ अगर देनी है तो या तो उसके हवाले से आईएमएफ से कंसेंट लेनी होगी, या उनकी नॉलेज में लेने ले 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 या फिर उनकी नॉलेज में लेकर आना होगा। आईएस दोबारा से करें। आईएमएफ पहले ही आपको कह चुका है कि अगर आपने सब्सिडीज़ देनी है तो पहले तो गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ आप नहीं दे सकते। फिर ये कि या तो आपको आईएमएफ की नॉलेज में लाना होगा या उनकी कंसेंट आपको लेनी होगी। यानी कि इलेक्शन से पहले जो आप गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ देते हैं अवाम के सामने ज़ाहिर करने के लिए कि आप उनको बहुत रिलीफ़ दे रहे हैं, वो रिलीफ़ जो है वो नहीं मिल सकेगा। फिर ये
कि एक्स्ट्रा टैक्सेस, कुछ टैक्सेस इसमें से मिनी बजट में लगा दिए और गए हैं ऑलरेडी, और कुछ जो बचे हुए अमाउंट है उसके टैक्सेस अभी लगने हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी मजीद अवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो अगर कोई तबका ये कह रहा है कि ये एक अवाम दोस्त बजट इसलिए हो सकता है क्योंकि नून लीग की गवर्नमेंट आनी है और उन्होंने इलेक्शन में जाना है, तो इसलिए उनको कुछ बेहतर ऑप्शंस देने हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। नून लीग के पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और वो ऑप्शंस हैं जिनको आईएमएफ जो है वो अग्रीड कर चुका है। तो इसलिए बहुत अच्छा बजट जो है हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें 1-2 चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। इसमें एक तो ये है कि जो कारोबारी सेक्टर है उनको रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में जिस तरीके से कारोबार हमारे यहाँ शट डाउन हो रहे हैं, शायद ही किसी सेक्टर में ऐसा हो रहा है। तो एक तो कारोबारी सेक्टर को कुछ रिलीफ दिया जाएगा। इसके अलावा जो तनख्वाहदार तबका है, जो कि सरकारी मुलाज़मीन हैं, उनकी जो कहना चाहिए पेंशन्स हैं, उसमें कुछ इज़ाफ़ा किया जाएगा 20 टू 30%। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये इज़ाफ़ा किस तरह किया जाएगा। ये इज़ाफ़ा इस तरह किया जाएगा कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसको ये ₹50 से ₹60 कर देंगे। जब आप उसको 50 से 60 रुपए कर देंगे, जो 10 रुपए पर लीटर आपको लेवी मिल रही है, वो जो कलेक्शन होगी तकरीबन 800 अरब रुपए के करीब होगी। उस कलेक्शन को ये शिफ्ट कर देंगे उस अलाउंसेस में जो कि दिए जा रहे हैं उन सरकारी मुलाजमीन को जो कि पेंशन्स लेते हैं। 700 कुछ अरब रुपए करके 700 समथिंग फिगर है, वो अमाउंट वहाँ पर चला जाएगा। यानी एक जगह से आप वसूल करेंगे, दूसरी जगह आप दे देंगे, क्योंकि इटसेल्फ पाकिस्तानी खजाने में कुछ मौजूद नहीं है। तो आई थिंक ये 2 मेजर सेक्टर्स हैं जहाँ पर किसी न किसी हद तक ये गवर्नमेंट जो है वो कुछ रिलीफ दे सकती है, या फिर उनके पास देने के लिए है। वो भी शफलिंग ऑफ मनी की फॉर्म में कि एक जगह से दूसरी जगह पर आप मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। अब मैं आती हूँ वीलॉग के दूसरे टॉपिक की तरफ कि जहांगीर तरीन साहब और उनकी पॉलिटिकल पार्टी। मेरा ख़्याल ये है कि ये एक बड़ी लॉन्ग अवेटेड स्टेप था जो कि जहांगीर तरीन साहब की तरफ से नहीं लिया गया था, और उसकी वजह ये थी कि वो शायद किसी किस्म के मेस में नहीं पड़ना चाहते थे, और उन्होंने बड़ी टाइमली इस चीज़ को, इस इनिशिएटिव को लिया, और एक ऐसे टाइम पर लिया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई मुश्किल टाइम में है। और अगर हम ये समझें कि वो एस्टेब्लिशमेंट के किसी न किसी हद तक करीब है, या उनको पता है कि किस वक्त मुझे ये कदम उठाना था, तो ये किसी हद तक गलत नहीं होगा। अब दिलचस्प बात इसमें यह है कि जहां जहांगीर तरीन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहीं उनके दाएं बाएं कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ हफ्तों पहले ये वादा किया था, या एक तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि जो कुछ 9 मई के वाक़यात की सूरत में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो ना सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ते हैं, बल्कि वो सियासत से भी कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले रहे हैं। इसमें क्या आमिर कियानी साहब, क्या फवाद चौधरी साहब, क्या दीगर लोग, इमरान इस्माइल साहब और अली ज़ैदी साहब, और ऐसी मुतअद्दिद शख्सियात थी। मुराद राज साहब के आंसू तो सबको याद हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही हफ्तों में ये आंसू भी खुश्क हो गए, और वो जो इरादे थे वो भी बदल गए, और वो जो एक उनकी एक फैसला था कि हम सियासत को छोड़ देंगे, वो एकदम तब्दील हो गया। और हमने देखा कि ये तमाम लोग जो हैं ये दाएं बाएं जहांगीर तरीन साहब के खड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, और बड़ी तादाद में लोग इनके साथ शामिल होंगे। कुछ ऐसे लोग जैसे इसहाक खाकवानी साहब या फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जिनको बहुत पहले साइड लाइन कर दिया गया था, वो लोग भी, इंक्लूडिंग अलीम खान साहब और चौधरी साहब जो ऑलरेडी मौजूद हैं, ऐसे लोग भी इस जमात में शामिल होंगे, इस राइवलरी में, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनको वो जगह नहीं दी गई। तो आप उन लोगों को भी जहांगीर तरीन साहब के साथ देखेंगे। दूसरा ये कि जहांगीर तरीन साहब किंग मेकर पे बिलीव करते हैं, किंग मेकिंग के प्रोसेस में नहीं शामिल होना चाहते। ऑब्वियसली उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इस जमात को बनाने में भी वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि उनकी जो एम्बिशंस हैं वो ये हैं कि किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लेकर चला जाए, बजाय इसके कि उस सेटअप का हिस्सा खुद बना जाए। उनकी जो प्राइमरी फ़ोकस है होगा, वो फ़ोकस ये होगा कि वो पंजाब में सीएमशिप को किस तरीके से कैप्चर करते हैं, और उसके लिए एक बड़े डेडिकेटेड कैंडिडेट अलीम खान साहब उनके पास मौजूद हैं, जो कि पिछले दौर में भी पीटीआई के सीएमशिप के उम्मीदवार थे, लेकिन उनको नहीं दी गई थी, उस्मान बुज़दार साहब को दे दी गई थी। तो मेरा ख़्याल ये है कि उनके पास अच्छे लोग और वर्कफ़ोर्स मौजूद है जो कि इलेक्टेबल्स भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, यानी कि इमरान इस्माइल साहब या अली ज़ैदी साहब या इस किस्म के दीगर, और वो लोग पीटीआई में एक जगह और करियर बना के उसके बाद इनकी पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन एक मुश्किल टास्क ये होगा, कि ये जो नई जमात है, ये पंजाब में तो स्पेशली जनूबी पंजाब में अच्छा होल्ड बनाने में कामयाब हो जाएंगे जहांगीर तरीन साहब, लेकिन वहां पर अपोजिशन में इनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खड़ी है, क्योंकि वो भी जनूबी पंजाब पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। सेंट्रल पंजाब ऑब्वियसली उसमें नून लीग का एक बड़ा एलिमेंट मौजूद है, लेकिन अब देखना ये होगा कि पंजाब के अंदर जहां पीटीआई के वोट बैंक को कट लगेगा इस जमात के थ्रू, और पीटीआई के सामने कंपटीशन इस जमात की सूरत में भी होगा,
वहीं जो नून लीग है, उसको कॉम्पिटिशन ये जमात देने की पोज़ीशन में होगी या फिर पीटीआई ही होगी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो केपीके की लीडरशिप है, उसमें चंद नामों के अलावा अभी तक कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया है। अजमल वज़ीर साहब हैं, इस किस्म की दीगर शख्सियात हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शामिल होंगी। परवेज़ खटक साहब के बारे में 2 तरह के रूमर्स हैं कि वो नई जमात भी बना सकते हैं या इस ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। मेरा अपना ख़्याल ये है कि वो इस जमात में शामिल होने को प्रेफ़र करेंगे अपने ग्रुप के हमरा, क्योंकि वो बड़े तवील अरसे से महमूद खान साहब और उनकी जो लॉबी है, उससे सख्त नाला थे। फिर इमरान खान साहब से भी उनकी बड़ी सख्त किस्म की रिज़र्वेशंस थी और वो भी जो है वो एंटरटेन नहीं की गई थी खान साहब की तरफ से। तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर परवेज़ खटक साहब शामिल होते हैं, तो फिर पीटीआई के जो काफ़ी लोग हैं, वो उनकी जमात में शामिल होंगे, क्योंकि परवेज़ खटक साहब एक बड़े सीज़न्ड पॉलिटिशियन हैं और एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं। तो आई विल बी वेटिंग फॉर परवेज़ खटक साहब कंसेंट कि आया वो इस पार्टी में जाते हैं। अगर तो वो चले गए, तो फिर केपीके से हम बड़ी तादाद में पीटीआई के लोगों को टूटता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो कंसेक्युटिव 2 टेन्योर में पीटीआई वहाँ पर कामयाब हुई है और गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो सकी है, तो फिर देखना ये होगा कि पीटीआई की असल राइवलरी या कॉम्पिटिशन इस जमात से होता है या फिर जेयूआई फेस से होता है, जो कि वहाँ पर ग्राउंड में काफ़ी काम कर रही है, या फिर अगर खटक साहब शामिल हो जाते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग जो पार्टी है जहांगीर तरीन साहब की, वो स्टैंड आउट करती है। तो मेरा ख्याल ये है कि इन तमाम चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए, तो आगे आने वाले दिनों में बड़ी दिलचस्प सिचुएशन होगी और इस सिचुएशन में ये भी देखना होगा कि आया जिन इलेक्शंस के लिए ये तैयारी की जा रही है, उन इलेक्शंस में कहीं खान साहब और उनकी जो लीडरशिप है, वो सिरे से माइनस होती हुई तो नज़र नहीं आती है, क्योंकि जाते-जाते इसके ऊपर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब के जेल से निकलने के बाद जो मुख्तसर प्रेस टॉक थी, उसकी बड़ी वो ज़ुमाइनी किस्म की भी थी और फिर वो खान साहब से जब मिलने गए और वापस आए और उन्होंने जिस तरीके से बातचीत नहीं की, तो उससे लगता ये है कि खान साहब को मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि आपको इस कैनवस से हटना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए और जब तक आप हटेंगे नहीं, तब तक आपकी पार्टी जो है उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होगा। तो खान साहब के लिए अब ये डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आइंदा आने वाले दिनों में खान साहब अगर तो किसी मुकदमे में अरेस्ट होते हैं या आइंदा आने वाले हफ्ते अगले या आइंदा आने वाले 1 से 2 हफ्ते में अगर वो अरेस्ट होते हैं, तो फिर शायद पीटीआई जो है उसके सर्वाइवल की कोई उम्मीद बच सकती है और उसकी जो बागडोर है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ में जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर पीटीआई हमें इलेक्शन के मंजर से बज़ाहिर हटती हुई नज़र आएगी। इसी नोट के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।